नमस्कार दर्शकों, दूरदर्शन के निवेश कार्यक्रम में मैं अतुल दुबे आपका स्वागत करता हूं। जैसे ही 31 जुलाई का दिनांक खत्म होता है और उसके बाद हमारे दिमाग में आने लगता है कि अगले वर्ष जो है हम क्या करेंगे, हम किस तरह से निवेश में करके अपने कर को बचाएंगे, और साथ ही साथ एक चीज़ जो छूटती है वो होती है रिटायरमेंट प्लानिंग। अब ये रिटायरमेंट प्लानिंग क्यों हम अवॉइड करते हैं? क्योंकि हम सोचते हैं कि ये तो कुछ समय बाद आने वाला है, और उसके कारण जो है हम हमारे अंदर जो है एक अवॉइडेंस का नेचर आ जाता है। आज इन्हीं सब बातों को लेकर के ये कितना इम्पॉर्टेंट है, क्यों ज़रूरी है और कैसे हम कर सकते हैं, इन सारी बातों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे बीच में स्टूडियो में उपस्थित हुए हैं मुकेश सिंह राजपूत जी, जो कि व्यवसाय से सीए हैं। नमस्ते जी। और ये हमें ये भी बताएंगे कि किस तरह से हम निवेश करने के बाद लोगों का पैसा जो है निवेशित करें और वहाँ पर टैक्स का बेनिफिट भी लें, और साथ ही साथ पैसे जो है बढ़ाएं भी। इस विषय पर आप जानकारी लेने के लिए हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। फ़ोन नंबर हमारे स्क्रीन पर आपको दिखेंगे। जी, तो चलिए हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मुकेश जी, आपको जैसे कि पता है कि रिटायरमेंट अधिकतर लोग जो है इसको अवॉइड कर देते हैं, और ये अवॉइड करने के साथ साथ उनको लगता है कि यार आने वाले समय में हम इसके बारे में सोचेंगे, फिर जब समस्या आएगी तब जो हम इसके बारे में डिस्कस भी करेंगे या इसकी प्लानिंग करेंगे। तो क्या ये कहाँ तक ठीक है? आप दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? सबसे पहले तो मैं आपको और दर्शकों को, दूसरे सभी को बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद देना चाहता हूं। सच में आज का जो विषय है बहुत ही यूनिक विषय और बहुत ही अलग विषय है। एक सच वो है रिटायरमेंट, जिसको कि टाला नहीं जा सकता है। और जैसा कि हम जानते हैं, यदि जिस समय हम जो हमारी एजुकेशन होती है, हम पूरी स्कूल की शिक्षा करते हैं 12 साल की, और उसके बाद 3 साल की हम ग्रेजुएशन करते हैं, और उसका 2 साल हम पोस्ट ग्रेजुएट करने के बाद, यानी 17 साल की एजुकेशन लेने के बाद जब हमारी नौकरी लगती है, हमारी जॉब लगती है, और जब हमको पहली सैलरी मिलती है, तो यकीन मानना जब सैलरी हमारे हाथ में आती है तो हमें ये नहीं पता होता कि इसका मैनेजमेंट कैसे करना है, इसकी बचत कैसे करना है। जी। क्योंकि हमारी 12 साल की स्कूल की शिक्षा और 3 साल का हमारा कॉलेज वाला और 2 साल का जो पोस्ट ग्रेजुएट है, इन 17 सालों में हमको कहीं भी ये नहीं बताया गया किस तरह हम अपना रिटायरमेंट का प्लान करें, किस प्रकार हम अपना फाइनेंस का मैनेजमेंट करें। तो आज आपका जो प्रश्न है बहुत ही अच्छा है। दोस्तों, जब आपकी पहली सैलरी मिलती है, वहीं से यानी लगभग आपकी 20 से और 30 वर्ष की आयु के बीच की हम बात करने जा रहे हैं। जब आप 20 साल के, आजकल तो आप जानते ही 20 साल की उम्र में ही लोगों को जॉब मिल जाती है, तो 20 साल और 30 साल के बीच जो हम एक स्लैब पकड़ के लेकर चलते हैं, तो इस स्लैब में आप ज़्यादा ऊर्जावान होते हैं, आपके आंखों में ढेर सारे सपने होते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं। लेकिन क्या होता है, रिटायरमेंट को लेकर आप बिल्कुल भी गंभीर नहीं होते हैं। लेकिन अगर आप अपनी इनकम का टोटल बजट बनाकर केवल 20% अगर आप निवेश कर पाए, तो यकीन मानिए आपकी जो रिटायरमेंट के समय जो आपकी अर्निंग आएगी, उसका 80% आपको यहीं से मिलेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि स्टूडेंट को जब अपना पहला जॉब मिलता है, वहीं से वो अपनी रिटायरमेंट के बारे में प्लानिंग करना शुरू कर दे। इसी चर्चा को हम जारी रखेंगे। हमारे बीच में जो है नंदस्वरूप मिश्रा जी जो है दर्शक जुड़ चुके हैं। तो नंदस्वरूप जी, आप अपना प्रश्न पूछिए। जी सर। रिटायरमेंट होने के बाद बुढ़ापा आ जाता है जी, और निवेश के कौन से ऐसे मौके पे हमें इस क्षेत्र में निवेश करना चाहिए जिससे हमारा जो जीवन जो बचा हुआ है वो अच्छा यापन हो सके, अच्छा कट सके। जी। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका सर, बल्कि आज कई सीनियर सिटीजन इन प्रश्नों को जवाब जानकर बहुत ही संतुष्ट होंगे। तो मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा, यदि आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपको लंबे निवेश में जाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहली बात तो आपको हेल्थ की एक पॉलिसी होना आपके पास बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि आपका स्वास्थ्य कब खराब हो सकता है, कब इश्यू आ सकते हैं, और उसके लिए ढेर सारा धन लगे। इससे अच्छा है कि आप एक बढ़िया मेडिकल की एक हेल्थ पॉलिसी लीजिए, उसके बाद आप ऐसे निवेश में जाइए। जैसे कि मैं सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ पोस्ट मास्टर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, जिस पर कि बहुत अच्छा ब्याज मिलता है, और 7.5% 7% के आसपास उसका ब्याज रेट भी है। और साथ में इसमें जो रिटर्न्स है, आपको हर 3 महीने में हर क्वार्टरली कंपाउंडिंग होता है।
बस इसमें एक ही प्रॉब्लम है कि आपका 5 साल का इसका लॉकिंग होता है और इसकी 15 लाख रुपए से आप ज़्यादा इसमें निवेश नहीं कर सकते। तो मेरा मानना है, यदि आप सीनियर सिटीजन हैं तो ज़रूरत है आपको ऐसी जगह में निवेश करने में जहाँ से आपको रिटर्न मिलना शुरू हो जाए, क्योंकि यदि आप लॉन्ग टर्म में आप जाएंगे तो आपको पता ही नहीं है कि आपको कब क्या प्रॉब्लम आए। तो आपका जो फाइनेंशियल का जो कैश फ्लो है वो कैश फ्लो बना रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि आप ट्रेडिशनल अप्रोच में जाएं। जैसे कि आरबीआई के भी एक बॉन्ड आते हैं, अगर आप आरबीआई के बॉन्ड में निवेश करेंगे तो उसमें भी 6 मंथ पर आपको कंपाउंडिंग करके ब्याज मिलता है। और चूंकि जैसा कि आप आरबीआई के बारे में जानते हैं कि वहां पर हमारा निवेश पूरी तरह सुरक्षित है, डूबने की कोई गारंटी मतलब ऐसा कुछ है नहीं है। तो हमको चाहिए कि हम उन निवेश की तरफ ज़्यादा रुझान करें जहां पर कि हम सुरक्षित महसूस करते हैं और मेरा जी बराबर इनकम आती है। यस और मेरा मानना है कि आप एक सही वित्तीय सलाहकार से इस बारे में चर्चा करके आप शॉर्ट टर्म के निवेश करने की कोशिश करें जहां से कि आपको जरूरत हो सके। जरूरत में जी कई बार क्या ऐसा भी होता है कि हम लोग जो है अपने खर्च को कम कर दें तो भी हमारी इनकम बढ़ जाती है। जैसे आपने बताया कि अगर हेल्थ पॉलिसी ले लें तो जाहिर सी बात है कि आपने बहुत सारे खर्चे अपने जो है सीमित कर लिए। देखिए, अगर किसी भी आपको शारीरिक आपदा आती है या कोई भी परेशानी का सामना करते हैं, वहाँ पे डॉक्टर के पास जाकर के आप अब इलाज के पैसे को जो है फ्री में करा सकते हैं। बिल्कुल। तो मैं हमेशा ही मैं आपकी बात को रोकना चाहूंगा यहाँ पे। मेरे पास कोई भी सीनियर सिटीजन व्यक्ति आता है ना, तो मैं सबसे पहले यही उससे प्रश्न करता हूँ, क्या आपने कोई हेल्थ पॉलिसी ले रखी? नहीं लिए तो आप उसे लीजिए। वैसे भी आजकल के युवा बहुत जागरूक हो चुके हैं, वो तो अपनी जवानी में ही पॉलिसी ले चुके होते हैं। जी अवेयरनेस बढ़ गई है, लोग जो है अब जागरूक हो चुके हैं और वो ये भी समझने लगे हैं कि अगर हमने जो है समय पर ये पॉलिसियां ले ली तो हमें एक उचित प्रीमियम पर भी मिल जाएगा और हमारे जो अनावश्यक तो नहीं कहेंगे, आकस्मिक खर्चे हैं उन पर भी एक कंट्रोल सा लगा। बिल्कुल सही कहा आपने। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है क्योंकि कई बार खर्चे न होना भी एक तरह का निवेश है। हाँ, ऑब्वियसली कहते हैं बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है। ऐसे अगर आप फंड फ्लो को रोक पाए तो वही आपकी इनकम है। इनकम ऑब्वियसली, बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। तो अब जैसे जी एक दर्शक हमारे बीच में जुड़ चुके हैं जी, विपिन जी सागर से हैं। नमस्कार विपिन जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? मुकेश जी को भी नमस्ते। नमस्कार जी सर, मेरा सवाल ये था जो बता रहे थे अभी कि जिसकी भी जॉब लगती है तो उसे कम से कम 20 और 30 साल के बीच में अपने भविष्य के बारे में निवेश करना चालू कर देना चाहिए। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि सबसे अच्छा मतलब कौन सा वो रहेगा निवेश करने के लिए, कि इंश्योरेंस वगैरह कराना चाहिए या फिर निवेश किस चीज में करना अच्छा रहेगा, ये जानना था मुझे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है विपिन जी आपका सागर से। देखिए, जब आप युवा होते हैं तो आपके अंदर जोखिम लेने की क्षमता ज़्यादा होती है। तो मेरा मानना है कि जब आप जोखिम लेने की आपके अंदर क्षमता होती है तो आप ईएलएसएस में अपना निवेश करिए। आप एसआईपी ले सकते हैं जहां पर बहुत अच्छा आपको निवेश मिलता है। आज तक इतिहास गवाह है कि जितने भी अच्छे म्यूचुअल फंड्स हैं उन सभी ने कहीं ना कहीं 12% से ज़्यादा अच्छा निवेश दिया है। तो आपके प्रश्न के अनुसार मैं ये कहना चाहूँगा कि आप ईएलएसएस इक्विटी लिंक्ड जो स्कीम है उसमें आप लीजिए, क्योंकि आज से करीब 5-6 साल पीछे में जाके देखता हूं तो उन्होंने 12 से 14% के आसपास आराम से रिटर्न दिए हैं। तो आप इन निवेश पर जाकर आप अपने रिटर्न को मल्टीपल कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, जब 30 ईयर से आप ऊपर जाएंगे तो आपके पास जवाबदारियां कई बढ़ जाएंगी। जैसे कि मान लीजिए आपकी शादी हो चुकी होगी, हो सकता है आपके बच्चे हो चुके होंगे, तो ऐसी दशा में आपको मकान बनाने का प्लान करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं फिर आपको मकान में निवेश करने की जरूरत पड़ेगी। तो वहाँ उस कंडीशन में जो आपका निवेश है वो 20% से घट के करीब 15% पे आ जाएगा, क्योंकि उस उम्र पे थोड़ी जवाबदारियां बढ़ने लगती है। तो जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारे पास सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ती है, बच्चों की पढ़ाई, होम लोन की किस्तें। तो इन सबको ध्यान रखते हुए हमारा निवेश जो होता है वो थोड़ा कम होता चला जाता है। लेकिन अगर आप अच्छा निवेश करते चले जाएं अपनी हर लाइफ में करीब 5% भी आप निवेश अगर कर पाए तो यकीन मानना जब आप 60 साल में पहुंचेंगे तो एक आपके पास बहुत सारा हैंडसम फंड होगा और आपके जो रिटायरमेंट का हैप्पी रिटायरमेंट बन जाएगा सर। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। कई बार हमें दुख होता है कि हमारा रिटायरमेंट आ रहा है, अब हमें सैलरी नहीं मिलेगी, अब हमारे पास जॉब नहीं रहेगी। वो जो है एक सुहाने सफर में बदल जाएगा कि भाई वहां पर जो हमारे पास फंड भी है,
हम उसे उचित तरीके से या जो भी हमें सुटेबल लग रहा है हम वहाँ पर उसे खर्च भी कर सकते हैं और हमारे ऊपर जो है फाइनेंशियल पाबंदियां नहीं होती, बिल्कुल नहीं जो होती। कि बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ के इस पड़ाव में। अगर आपके पास फाइनेंशियल पाबंदियां नहीं है तो आप लाइफ को एंजॉय करते हैं। और आज की डेट में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम अपनी लाइफ को कितने अच्छे से एंजॉय कर पाते हैं। और ये केवल तभी संभव है जब दर्शकों आपने रिटायरमेंट प्लानिंग के साथ साथ निवेश कर रखा है। बिल्कुल सही। रिटायरमेंट प्लानिंग और निवेश में जैसा कि मुकेश जी बता रहे हैं, अब हम इनसे जानना चाहेंगे कि टैक्स बचत भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है, जो कि उन वर्ग के लिए जो नौकरी पेशे से संबंधित है या नौकरी पेशे से नहीं भी संबंधित है, तो कई बार उनके साल के अंत में आते आते एक टेंशन हो जाता है कि यार अब मैंने कमा तो लिया है लेकिन टैक्स कहाँ से भरूंगा। तो कुछ ऐसा मंत्र बताएं आप जिससे निवेश भी हो और बचत भी हो जाए, रिटायरमेंट प्लानिंग भी हो जाए और साथ ही साथ कर लाभ भी हमें मिल जाए। बहुत बढ़िया प्रश्न किया दुबे जी आपने। देखिए, चूंकि आज का हमारा प्रोग्राम युवाओं से लेकर रिटायरमेंट तक का है, तो हम युवाओं से शुरू करते हैं। मैं एक्चुअली जब भी मेरे पास कोई क्लाइंट आता है फाइनेंस के बारे में पूछता है, तो मैं सबसे पहले उसकी एज को देख कर ये बताने का प्रयास करता हूँ कि मेरा नंबर 1 सबसे अच्छा होता है मेरा एनपीएस। क्योंकि जो एनपीएस होता है वो लॉन्ग टर्म जरूर होता है लेकिन उसके कई फायदे हैं। सबसे पहला फायदा तो ये है कि जब आप एनपीएस में पैसा डालते हैं तो सेक्शन 80C के साथ 80CC1 जो होता है आपको एक्स्ट्रा 50,000 तक और मिलता है। तो और उसके बाद जब भी निवेश करते हैं तो आपको एग्जम्प्ट होता है, यानी आपका निवेश भी एग्जम्प्ट होता है। फिर इस निवेश पर जो रिटर्न आता है पर ईयर, वो रिटर्न भी आपको एग्जम्प्ट रहता है। और रिटायरमेंट के जब आप पहुंचते हैं, जब आपको उसका 60% आपको रिटर्न पैसा मिलता है, तो वो भी पूरी तरह एग्जम्प्ट होता है। एनपीएस को लेकर लोगों की धारणाएं ऐसी है कि इसमें पैसा लंबे समय फंसता है, वापस नहीं मिलता। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप एनपीएस आज लेते हैं और मान लीजिए 4 कंडीशन में आप उसको विड्रॉवल कर सकते हैं, करीब 25% वाला। पहला होता है शिक्षा, दूसरा होता है एजुकेशन, तीसरा होता है मकान और चौथा होता है कि आप कहीं बीमार हो जाते हैं, कुछ हो जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप एनपीएस से 25% का अपना विड्रॉवल कर सकते हैं। एनपीएस मेरी सबसे पहले पसंदीदा चीज़ है क्योंकि बहुत सुरक्षित निवेश है और सरकार के द्वारा उसको संचालित किया जाता है। दूसरा, मैं हमेशा क्लाइंटों को सलाह देता हूँ, अपने दोस्तों को सलाह देता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से मैं हमेशा दर्शकों को बोलता आया हूँ कि हमेशा ईएलएसएस में आप निवेश करें। आप एक एसआईपी ले लें पर मंथ। आप क्या करें, इकट्ठा निवेश ना करें। आप ये सोचते हैं कि एकदम से टैक्स बचाना है, मार्च में आए दिसंबर में आए कैलकुलेशन करना शुरू कर, ऐसा मत करिए। आप अपना आप अपने क्या करिए, साल भर की एक बजट बना लीजिए कि इस साल मेरे पास इतनी सैलरी आएगी। उस सैलरी में से कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो कि ऑलरेडी टैक्स से डिडक्शन होते हैं। जैसे आपके अगर बच्चे हैं तो उनमें आप स्कूल की फीस देते हैं, वो आपको डिडक्शन मिलता है। आप किराए के मकान में तो वो मिलता है। अगर मान लीजिए खुद का भी मकान है, लोन ले रखा है, तो उसमें जो ईएमआई चुकाते हैं वो भी आपको मिल जाता है। तो उन खर्चों को माइनस करने के बाद अगर आपको लगता है कि एफटीसी में कोई जगह बच रही है, तो आप क्या करिए, दूसरे एलआईसी के पॉलिसी में जाइए, अदरवाइज ईएलएसएस में जाइए। इसके अलावा और भी बहुत से प्लान है जिनमें आप जा सकते हैं। इसके लिए आपको आपका जो फाइनेंशियल प्लानर है उससे आप जरूर कंसल्ट करें। जी बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने कि एनपीएस में अगर हम पैसा निवेश कर देते हैं तो हमें टैक्स बेनिफिट भी मिल जाता है और साथ ही साथ हमारा बुढ़ापा या रिटायरमेंट का प्लानिंग भी हो जाता है। देखिए क्या होता है, इसी बहाने छोटी छोटी सी बचत हो जाती है। बिल्कुल, और ये बचत रिटायरमेंट के समय आपको बहुत काम आएगी, जब आप परिवार के साथ घूमेंगे, एंजॉय करेंगे उस समय। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कहीं ऐसा ना हो उस उम्र में भी आपको काम करना पड़ जाए। एग्जैक्टली, यस। तो एनपीएस के माध्यम से दर्शकों आप निवेश रह करके 80CC में टैक्स बेनिफिट भी ले सकते हैं और साथ ही साथ रिटायरमेंट के बाद एक कांस्टेंट इनकम जिसकी सख्त जरूरत रहती है वो आपको लगातार आपके जीवन पर्यंत मिलता रहेगा। जी मुकेश जी, हमसे एक कॉलर जुड़ चुके हैं और उनका प्रश्न अपन लेते हैं। यशवंत साहू जी नमस्कार, सिवनी से हैं आप, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। तो जैसे हेल्थ इंश्योरेंस जो करवाना है जी, तो वो कहाँ, मतलब बैंक पोस्ट ऑफिस से या फिर बैंक से हो जाता है? हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी, इनका पूछना है कि हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी कहाँ से मिल सकती है? देखिए बहुत आसान है, आजकल बहुत सी अच्छी कंपनियां हैं, चूंकि हम दूरदर्शन बैठे कंपनियों का नाम नहीं ले सकते हैं,
लेकिन बहुत सी कंपनियां हैं, बैंक भी है, SBI भी है, ICI भी, कोई ढेर सारी बैंक हैं जो कि हेल्थ मेडिकल पॉलिसी प्रोवाइड करती है। आप कहीं भी किसी एजेंट से संपर्क कर लीजिए या ऑनलाइन में चले जाइए, ऑनलाइन में बहुत सारी पॉलिसी के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। लेकिन आपका प्रश्न बहुत अच्छा है कि आज कम से कम आप दूरदर्शन के माध्यम से सुनकर आपने हेल्थ पॉलिसी का डिसाइड किया। इसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। धन्यवाद, थैंक यू। एक प्रश्न जो हमारे पास ऑनलाइन आया है जिसमें ये पूछा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ये अवेयरनेस नहीं है कि लोग इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसियां कहां से लें और कौन उन्हें सही तरीके से गाइड कर पाएगा। तो इसके लिए अगर कुछ, और साथ ही साथ जो है ये भी कि वो निवेशित भी होना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए आप क्या सलाह देंगे? देखिए, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं और सच में आप निवेश करना चाहते हैं तो आजकल हमारी सरकार ने वर्तमान में बहुत अच्छी योजनाएं लॉन्च की हैं। अगर आप अपने बैंक में जाएंगे जहां पर आपका KCC खाता है, आप वहां जाके बात करेंगे, अटल पेंशन योजना है, आप उसमें निवेश कर सकते हैं और अपना रिटायरमेंट को गोल को सेट कर सकते हैं। करीब 3,000-3,500 रुपए पर मंथ की 1,500 महीने किस्त आएगी और यकीन मानक हैंडसम अमाउंट आपको रिटायरमेंट के समय मिलेगा। और वही बैंक आपको एक हेल्थ पॉलिसी भी प्रोवाइड कर देती है, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, बैंक और इंश्योरेंस दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और हमारी जो सरकार है वर्तमान की, वो भी कहीं ना कहीं ग्रामीण से जुड़ी हुई है, किसान से जुड़ी हुई है, तो उसने भी ढेर सारी योजनाएं निकाली। बस जरूरत है आपको बैंक तक पहुंचने की, तो आप अपने बैंक तक जाइए और वहां जाके देखिए, आपको ढेर सारी योजनाएं मिल जाएंगी। फिर भी यदि आपको लगता है कि आपको कुछ पूछना है तो आप बेशक हमारा नंबर स्टूडियो ले सकते हैं और कभी भी हमको फोन लगा सकते हैं। जी। तो दर्शकों, आपने इस प्रकार से देखा कि अगर आपको हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी का जानकारी ग्रामीण क्षेत्रों में भी चाहिए तो वहां पर भी आप अपने बैंक कर्मियों से या बैंक शाखाएं जो हैं वहां पर जाकर के आप संपर्क साध सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो उसके लिए भी, जैसा कि मुकेश सिंह जी ने बताया, कि वहां पर जो बैंक में मे आई हेल्प यू का एक साइन बोर्ड लगा रहता है, वहां पर जाकर के आप जो है अगर उनसे संपर्क करेंगे तो वो आपको डिटेल में बताएंगे, क्योंकि आजकल दोनों साथ में काम कर रहे हैं, चाहे वो बैंक हो, इंश्योरेंस हो, म्यूचुअल फंड हो, ये सारी निवेश की, हेल्थ इंश्योरेंस की सारी जानकारियां आपको जो है बैंक में मिल सकती है। तो आपको कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं। अपने आसपास के क्षेत्र में जहां पर बैंक की शाखाएं हो वहां पर जाकर के आप बिल्कुल संपर्क करिए। क्या बात है, बहुत अच्छी जानकारी मिली, कम से कम हमारे ग्रामीण भाइयों के लिए, खासकर जब वो परेशान होते हैं कि उन्हें सही सजेशन नहीं मिल पाता। बल्कि मैं तो आपके माध्यम से आपकी बात को थोड़ा आगे ले जाना चाहता हूं कि ग्रामीण वाले जो किसान भाई हैं हमारे, चूंकि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारी 60% जनसंख्या गाँव में रहती है, फसल उगाती है, तो उनके लिए बहुत सारी योजनाएं सरकार ने भी लॉन्च की है। मुझे सबसे अच्छी योजना जो लगती है अटल पेंशन योजना लगती है। अगर आप किसान हैं तो आज ही बैंक जाइए और उस पेंशन का आप हिस्सा बनिए, और साथ ही साथ उसमें कर में भी छूट मिलेगी यदि आप टैक्सेबल दायरे में आ रहे हैं। हालांकि किसान की जो आय है वो पूरी तरह कर मुक्त है, लेकिन फिर भी इनडायरेक्ट इनकम यदि आप कोई करते हैं, जैसे डेयरी का बिजनेस भी करते हैं, और बिजनेस में लिप्त है आप, तो बिल्कुल आपको तो फिर आपकी कहीं ना कहीं टैक्सेबल इनकम होगी, तो आपको इससे फायदा दोनों तरफ मिलेगा। तो ये सारी चीजें जो है बड़े कम प्रीमियम पर एक बात और मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि बैंक में एक सुविधा और है। अगर हमारे किसान भाई बैंक में जाकर ये बोलेंगे कि मेरे ख्याल से 200 या 330 रुपए लेकर एक टर्म इंश्योरेंस भी होता है, जिसमें कि आपको करीब 2 लाख रुपए तक किसी दुर्घटना के कारण अगर नुकसान होता है तो आपको परिवार को 2 लाख तक बीमा सुरक्षा भी मिलती है। ये भी सरकार ने बहुत अच्छी सुविधा हमारे ग्रामीण भाइयों के लिए कराई है। तो दर्शकों, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि रिटायरमेंट प्लानिंग करते करते आप कितने सारे अलग अलग सोर्सेस से अपनी इनकम जनरेट करते हैं, साथ ही साथ अपने जीवन को सुरक्षित करते हैं, अपने ऊपर निर्भर हैं उनके जीवन को भी आप सुखमय बनाने की कोशिश कर लेते हैं, अगर आपको थोड़ी सी जानकारी हो तो। बहुत अच्छी बात। अब जो है मुकेश जी, एक प्रॉब्लम आती है कि कई बार जब व्यक्ति रिटायर होता है तो उसको पीएफ और ग्रेच्युटी का अमाउंट लमसम मिलता है। क्योंकि नौकरी और पेशे में रहने के बाद व्यक्ति इकट्ठा पैसा संभालने का जो मानसिक क्षमता रहती है वो नहीं रहती, और वो पैसे को कहीं ना कहीं अनावश्यक तरीके से खर्च हो जाता है, और बाद में पता लगता है कि यार ग्रेच्युटी अमाउंट, पीएफ अमाउंट मुझे मिला तो इतना था लेकिन मेरे हाथ में कुछ नहीं है। जी, तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। मैं इसका प्रैक्टिकल उदाहरण देकर आपको बताऊंगा। मेरे नाना जब रिटायर हुए थे और उस समय सीए की पढ़ाई कर रहा था,
तो मेरे नाना मेरे पास आके बोलते कि मुझे 30 लाख रुपए पीएफ का पैसा मिला है, ग्रेजुएटी से 20 लाख मिला, करीब 50 लाख के आसपास मिला है, और मैं चाहता हूँ कि ये पैसा मेरा सुरक्षित रहे और किसी को पता ना चले, तो मुझे ये बताओ कि मैं निवेश कहाँ करूँ। तो मैंने अपने नाना को सलाह दिया था कि इसका एक पोर्टफोलियो बनाते हैं। सबसे पहले पोर्टफोलियो मतलब एक हम कुछ जो फंड है वो ट्रेडिशनल में रखते हैं, जैसे एफडीआर ग्रुप में रखते हैं, क्योंकि कब आपको अचानक आवश्यकता पड़ जाए पैसों की ये नहीं कह सकते। और मैंने कुछ फंड को ऐसी जगह पर लगाया जैसे गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स होते हैं, आरबीआई के बॉन्ड्स होते हैं, पोस्ट मास्टर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम होती है, मैंने इनमें निवेश कर दिया ताकि मेरे नाना को रेगुलर इनकम मिल सके और वो किसी पर आश्रित ना हो सके। तो जब आपके पास अचानक पैसा आता है तो कई लोग आपके पर झूम सकते हैं, अचानक आपके पास आ सकते हैं कि हमारे फलाने को इतना पैसा मिला है, हमारे लिए दिला दीजिए, वो दिला दीजिए। तो आप इन चीज़ों में बिल्कुल ना आए, बल्कि आप 20% इन सब खर्चों के लिए मैनेज करें, 80% अपनी सेविंग जरूर करें, क्योंकि जब आप सीनियर सिटीजन हो जाते हैं, आपका शरीर उतना ऊर्जावान नहीं होता, तो ऐसे समय में ज़रूरत होती है आपको रेगुलर रिटर्न्स की। तो रेगुलर रिटर्न में निवेश करने के लिए आप फंड बना लें और उसमें कोशिश करें आपका छोटा सा पोर्शन एफडीआर का भी रखें। जी, अब एक बात आती है इमरजेंसी फंड। हाँ, क्योंकि देखिए रिटायरमेंट हो गए हैं लेकिन जीवन की जिम्मेदारियां हमेशा लगी रहती हैं, या कभी भी अचानक एक इंस्टेंट कोई आकस्मिक घटना हो जाती है, या कभी ऐसा लगता है कि कुछ प्रॉफिटेबल ट्रांजैक्शंस किए जा सकते हैं, तो उस समय के लिए इमरजेंसी फंड का क्रिएशन कैसे किया जाए? देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमेशा रिटायरमेंट होने के बाद जो आपको फंड मिलता है उसको एक प्रॉपर बजट बनाइए। मैंने आपको 20% पहले ही कहा था, 20% आपका जो फंड है वो एक आकस्मिक रूप में होना चाहिए कि अचानक कभी आपकी हेल्थ बीमार हो जाए, आपके परिवार में कुछ प्रॉब्लम हो, शादी ब्याह, सडनली कोई चीज हो सकती है। बिल्कुल आकस्मिक आते हैं, बहुत हाँ, सारी बहुत से समस्याएं आते हैं, आती क्योंकि कहते हैं इंसान है तो समस्या रहेगी, और समस्या तभी हम जीवित हैं। तो इसका मतलब ये कि हमको अपना जो फंड है उसका 20% फंड हमको इन चीज़ों में जरूर बचा कर रखना चाहिए। 80% जो है वो केवल हमको निवेश में चलना चाहिए। जी। और एक बात होती है कि बहुत सारे लोग चूंकि मतलब वो रहते हुए अपने समय पर, सही समय पर प्लानिंग नहीं कर पाए हैं, तो अब वो प्लानिंग कैसे स्टार्ट करें, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए सर, मैंने आपको पहले ही कहा है कि जितना भी हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जो जिन्होंने हमको पढ़ाया है, 12 साल की हमारी स्कूली शिक्षा और 3 साल हमारा कॉलेज और फिर 2 साल पोस्ट ग्रेजुएट, हमें इन 17 साल के एजुकेशन में ये कहीं भी नहीं सीखने को मिलता वित्तीय साक्षरता क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है। तो अब जो नई शिक्षा नीति हमारी आ रही है उसमें इस चीज़ पर फोकस किया जा रहा है। तो मेरा मानना, जब आप ऊर्जावान होते, जब आप जवान होते, वहीं से आप बचत करना शुरू करिए, और अपना जब तक आप जीवित हैं तब तक आप उसमें बचत करते रहिए, उसको मल्टीपल करते रहिए, और कोशिश करिए कि फंड का मैनेजमेंट ऐसा हो कि जब आपको जरूरत हो आपको तुरंत मिल जाए। ऐसा ना हो कि आप जरूरत से ज़्यादा ओपन एंडेड मार्केट में लगा दें, शेयर मार्केट में लगा दें। आप कभी भी डायरेक्ट शेयर मार्केट में नहीं लगाएं यदि आप सीनियर सिटीजन है तो। कोशिश कीजिए आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में जाएं, जहां से आपको रेगुलर रिटर्न्स मिले, और रेगुलर रिटर्न मिलने के लिए पोस्ट ऑफिस जाइए, वहां पर ढेर सारी स्कीमें जो आपको वहां से मिल जाएगी, जो बहुत सुरक्षित भी है। और मजे की बात है, 5 लाख रुपए तक की बीमा गारंटी भी है उस पर। जी मुकेश जी, चलते चलते आप हमारे दर्शकों को संक्षिप्त में क्या संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल शॉर्ट में। संक्षिप्त हम संदेश ये देना चाहेंगे दोस्तों, जब आप ऊर्जावान होते, जब युवा होते हैं, यही चरण से जरूरत है आपकी बचत करने, निवेश करने की। यदि आप यहीं से अपनी प्रवृत्ति डाल लेंगे तो मेरा मानना है कि जब उम्र के किसी दराज में पहुंचेंगे तो आप किसी के सामने आपको हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। आपके पास जब आर्थिक वित्तीय व्यवस्था पूरी होगी तो आपके चेहरे पर खुशहाली होगी और परिवार खुशहाल रहेगा। यही मैं कहना चाहता हूं। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत कीमती जानकारियां आपने दी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। तो दर्शकों, इस प्रकार से फिर आपने देखा कि रिटायरमेंट प्लानिंग आवश्यक बहुत है। आवश्यक होने के साथ साथ इसका उचित समय पर आरंभ करना भी बहुत ज़रूरी है। इससे जो है, अगर हमने सही तरीके से प्लानिंग करके रिटायरमेंट प्लानिंग को कर लिया तो जाहिर सी बात है कि हम पर आश्रित लोग बड़े सुखमय जीवन को बिताएंगे और साथ ही साथ हमारा जीवन भी सुखमय होगा। तो आप लोग रिटायरमेंट प्लानिंग अगर स्टार्ट कर चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, उसको किसी भी एक्सपर्ट या एडवाइजर से एक बार रिव्यू लें, और अगर आपने नहीं किया है तो यथाशीघ्र उसको जो है आरंभ करें, जिससे हम अपने बुढ़ापे में या रिटायरमेंट होने के बाद
या जब हमारी आय कम हो जाए या हमारी आय ना रहे, उस समय हम सुखी जीवन जी सकें और टैक्स का लाभ भी ले सकें, निवेशित रहें। धन्यवाद। इसी सबके साथ आखिरी बार जो हम लोग फिर अगले सप्ताह में मिलेंगे और नई जानकारियों पर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।